सिट्रोएन C3 एयर क्रॉस, जी हाँ, सिट्रोएन की एसयूवी। पीछे जो है दोनों 7 सीटर और 5 सीटर वर्जन खड़े हैं। ये सिट्रोएन की चौथी गाड़ी है मार्केट में। वैसे चांसेस बहुत हाई हैं कि आपने आज तक सड़क पे टोटल 4 गाड़ियाँ भी सिट्रोएन की नहीं देखी हो, लेकिन ये सिट्रोएन की पहली गाड़ी है भारत में जो कि एक्चुअली सेंसिबल है, खरीदने लायक है कई लोगों के लिए। किसके लिए खरीदने लायक है, किसके लिए खरीदने लायक नहीं है, अच्छी बातें, बुरी बातें, चला के कैसी लग रही है, हर एक चीज़ की बात जो है वो इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आइए बात करते हैं। सबसे पहले गाड़ी के बारे में बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स की, कि कौन सी चीज़ें जो मुझे स्ट्रॉन्ग चीज़ें लगी है जो कि आपको जो है जिसकी वजह से गाड़ी खरीदनी चाहिए। जो चीज़ है वो है लुक्स। पहली चीज़ जो मैं रेट करूँगा, गाड़ी जो है वो एक्चुअली दिखती ठीक है। वैसे तो फ्रेंच कार्स कई लोगों को बहुत सुंदर दिखती है, लेकिन यहाँ पे जो है गाड़ी मेरे ख्याल से ओके इश दिखती है, थोड़ी सी बेटर, एवरेज से थोड़ी सी बेटर जो है यहाँ पे लगने लगती है। बड़ी है गाड़ी, लगती है क्रेटा राइवल है, सेल्टॉस राइवल है वैसे हैं। हालांकि ये सेगमेंट में कुछ कुछ गाड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा बड़ी लगती है, उनकी ओवरऑल रूफ रेल और जिस तरीके का स्टांस उनका ऊँचा सा है। ये गाड़ी उतनी बड़ी तो नहीं लगती है, बट स्टिल बड़ी लग रही है। मतलब छोटी गाड़ी वाली फीलिंग जो है वो इस गाड़ी में किसी भी तरीके से नहीं है। ये अच्छी चीज़ है इसके बारे में। एक और चीज़ सिट्रोएन ने जो है गेम खेला है, वो अच्छी बात तो नहीं है, बट हाँ, क्योंकि ये एक ही वेरिएंट में आती है तो ऐसा नहीं है कि किसी की गाड़ी लोअर स्पेक लगेगी, किसी की गाड़ी हायर स्पेक लगेगी। वो एक अच्छी चीज़ के बारे में है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ इस गाड़ी के बारे में स्पेस। जी हाँ, इस गाड़ी में एक्चुअली स्पेस जो है वो ना सिर्फ 5 लोगों के लिए बल्कि 7 लोगों के लिए दिया गया है। 7 सीटर जो है वो भी ये गाड़ी है। हालांकि जिस मॉडल में मैं बैठा हूँ वो 5 सीटर है, उसमें जाके आपको 7 सीट का भी बताता हूँ। बट फ्रंट सीट में अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट किया। मेरे हिसाब से जो है मेरे पास में सारा स्पेस जो है बढ़िया है। इनफैक्ट एक मेरे को आर्मरेस्ट जो है वो भी प्रोवाइड किया गया है। इस सीट पे भी अपन अच्छे खासे चौड़ में जो है बैठ चुके हैं। हालांकि आगे फुटवेल एरिया थोड़ा सा क्रैम्ड हो रहा है, बट आई थिंक मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, ऐसी प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट मैं यहाँ पे भी बैठ सकता हूँ, कोई ऐसा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ठीक है मेरे लिए। रियर सीट में भी अच्छा खासा स्पेस है, थाई सपोर्ट बढ़िया है, कोई भी इशू इसमें नहीं है। हेडरूम अच्छा है, सनरूफ नहीं दी गई है तो हेडरूम जो है वो अच्छा होना ही था। स्पेस जो है कुछ खा नहीं रहा था, और रिक्लाइन एंगल भी एक्चुअली बढ़िया है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके की। ये जो सीट है ये मल्टीपल वेज में एडजस्ट नहीं हो पाती है। एक और प्रॉब्लम है कि जो 5 सीटर वर्जन आता है उसमें सीट जो है स्प्लिट फंक्शन के साथ में नहीं आती है। हालांकि 5 सीटर सीट में जो है एक अच्छी चीज़ आती है, वो ये कि यहाँ पे जब आप बैठेंगे तो आप देखेंगे आर्मरेस्ट जो है जिसमें 2 बॉटल होल्डर और एक मोबाइल काइंड ऑफ होल्डर, ऑलमोस्ट पूरा अंदर तो नहीं जाता, शायद गिर भी सकता है, बट वो दिया जाता है और वो एक्चुअली काम की चीज़ है। 7 सीटर में गाड़ी चेंज, ये 7 सीटर है हमारे पास में, वो ब्लू कलर में थी, ये वाली किसी और कलर में है डार्क ग्रे काइंड ऑफ। लेकिन सीट 7 नहीं है भाई, बूट हमने घेर रखा है। एक एक करके सारे बैग में फेंक रहा हूँ फेंक नहीं रहा हूँ मैं, ढंग से जो है बैग रख के आ रहा हूँ मेरे सारे कैमरा बैग से, और हम चेक करने वाले हैं कि कितना क्या स्पेस जो है बचता है। एक्चुअली ज़्यादा दूर नहीं, बस घास में रख रहा हूँ यहाँ पे। अब जो है हमारे पास में यहाँ पे 2 सीट्स जो हैं वो पड़ी है, जो कि आप ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ एक सीट पे बैठ के बताता हूँ, क्योंकि ये ना तो आगे पीछे जाती है, ना ही ये किसी तरीके से कोई एंगल में रिक्लाइन होती है, एक जगह जाके फिक्स हो जाती है। तो मैं बताता हूँ कितना स्पेस है। बेहोशी छा गई एक बार की, सही जगह नहीं भाई घुसने की। वैसे सिट्रोएन सही बोलता है कि 5+2 है ये, क्योंकि मैं फंस जाऊंगा इसमें। अभी भी बेहोशी है मेरे अंदर बट एनीवे, तो यहाँ पे जो है देखो भैया, घुटने जो हैं थोड़े से ऊपर हैं, थाई सपोर्ट के नाम पे कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट ये सीट भी बहुत पतली है, तो मेरे ख्याल से बच्चों के लिए ही छोड़ देनी चाहिए, इस पर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। बहुत नुकसान है इस पर ज़बरदस्ती करने की। बट अच्छी बात ये हेडरेस्ट दिया गया है आपको, सीट बेल्ट जो है वो दिए गए हैं। ये सीट्स जो है ये कम्प्लीटली निकल जाती है। सिट्रोएन का कहना है कि ये मात्र कितने 60 सेकेंड में निकल जाती है, ऐसा कुछ वो क्लेम करते हैं। कैसे निकलती है 60 सेकेंड में? वेल, यहाँ पे एक धागा है जिसको अगर आप खींचो तो आपको ट्राइबर की याद आएगी। भाई प्लीज़ निकल जा, क्यों बेइज्जती करा रही है? ये सीट बेल्ट कौन लगा के छोड़ देता है सीट बेल्ट रिमाइंडर के चक्कर में। 1 घंटा हो गया है, 1 घंटे में निकली क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। आएगी 60 सेकेंड हो गए, काउंटर लगा दो, 59 से शुरू करो। 60 सेकेंड मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, बट ऑनेस्टली ये यहाँ पे जो है फिक्स की हुई है सीट्स जो है, उसकी वजह से निकली नहीं। बट इट्स वेरी इजी टू ऑपरेट, आपको कुछ नहीं करना है। ये सीट जो है ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 6-7 kg की होगी। और हाँ, केजी से याद आया, इस गाड़ी में जो है इन 2 सीट्स की वजह से एक्स्ट्रा वजन जो है वो यहाँ पे डेफिनेटली ऐड होता है। वो एक्स्ट्रा वजन कैसे ऐड होता है?
ऑलमोस्ट 45 केजी के आसपास का जो है वजन बढ़ जाता है। सीट्स हैं, उसके बाद में आपके सीट बेल्ट हैं, सीट बेल्ट का जो है यूनिट है वो लगेगा यहाँ पे। उसके बाद में नीचे जो है ऑब्वियसली हुक्स वगैरह है, वहाँ वो चीज़ें हैं, हर एक चीज़ का मिला के जो है वजन एक्स्ट्रा हो जाता है। उसकी वजह से जो 7 सीटर है वो 45 केजी भारी होगी। ऑल्सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि वजन बढ़ाती है, वो है ये AC वेंट्स। ये AC वेंट्स जो हैं वो एक्चुअली ज़्यादा वजन तो ऐड नहीं करते होंगे, क्योंकि ये सिर्फ ब्लोअर है एक तरीके का, किसी भी तरीके का यहाँ पे जो है कंडेंसेटर नहीं लगा हुआ है, ब्रो लगा हुआ, वो सीधा जो है आपके उसमें हवा फेंकता है। हाउएवर वजन तो ऐड करता होगा और साथ में पैसे भी ऐड करता होगा। पैसे कितने ऐड करता है एंड में बताता हूँ। वैसे एक चीज़ बताना भूल गया कि पीछे जो है आपको 2 A पोर्ट मिलते हैं और एक बॉटल होल्डर इधर और एक दूसरी साइड भी मिलता है। वैसे एक और चीज़ है जो मुझे आपको बतानी है, वो ये, शांत हो जाओ, ये AC वेंट जो है वो 5 सीटर में नहीं आता है। एंड ऑल्सो 7 सीटर में स्प्लिट सीट्स तो आती है, बट आर्मरेस्ट जो है वो मिसिंग है, वो आपको नहीं मिलता है। बाकी ऑलमोस्ट सीट्स वगैरह जो है बैठने के हिसाब से वैसी ही है जैसे 7 सीटर में यहाँ पे। ऑब्वियसली थोड़ी सी आगे है ये, हल्की सी, ज़्यादा नहीं, हल्की सी आगे मुझे फील हो रही है, लेकिन स्पेस में कोई कमी नहीं है। मैंने वो सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है, तो मैं आपको लाइव ऑन कैमरा बता ही देता हूँ ना। हुआ नहीं क्या सेट? हुआ सेट। ये देखो यहाँ पे भी स्पेस की जो है कोई भी ऐसा कमी नहीं है। थाई सपोर्ट भी वैसा है, हेडरूम भी वैसा है। हाँ, AC वेंट और सॉरी एयर वेंट्स बोलूँगा मैं, AC तो है नहीं ना, ये कंडीशनर तो है नहीं, तो यहाँ पे जो है एयर वेंट जरूर दिया गया, बट वो कुछ भी हेड स्पेस में ईट नहीं करता है। अब बात करते हैं अगले पॉजिटिव पॉइंट की, और वो इस गाड़ी में बहुत अच्छा है। जो अगला पॉजिटिव है मेरा फेवरेट है। मैं गजब की स्पीड्स कर रहा हूँ, 60+ स्पीड ऐसे ट्रेन्स पे। जी हाँ, ये गाड़ी जो है बेहतरीन है इन टर्म्स ऑफ राइड, इन टर्म्स ऑफ इंजन, गियर बॉक्स। क्या कमाल मैकेनिकल इस गाड़ी के रखे गए हैं। ये गाड़ी जो है वो एक 1.2 टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ में आती है। 3 सिलेंडर इंजन है, लेकिन आपको देती है 110 PS की पावर और 190 न्यूटन मीटर टॉर्क जो है वो देती है। ये सब कुछ आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ में फ्रंट व्हील्स में जाता है। गाड़ी की राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है। हाँ, अगर आप शार्प बम्प्स वगैरह पे जो थोड़ा तेज निकलेंगे तो इट्स नॉट ए एंडेवर, इट्स नॉट ए वेरी रॉबस्ट सस्पेंशन वाली कार, तो थोड़ा सा आवाज़ जो है अंदर आ जाएगी। इनफैक्ट सस्पेंशन की आवाज़ जो है वो काफ़ी अंदर आती जाती है, बट वो जो झटके हैं वो उतने अंदर नहीं आते हैं। गाड़ी की राइड क्वालिटी के साथ साथ गाड़ी की ओवरऑल जो हैंडलिंग वगैरह है वो भी डिसेंट है। मतलब स्टीयरिंग में वेट है, जो कि अच्छी बात है, हाई स्पीड पे जो है स्टीयरिंग में वेट वगैरह आ जाता है, बट स्टीयरिंग जो है जिस हिसाब से मतलब ट्यून किया गया है, फीडबैक में उतना एकदम एप्ट वगैरह नहीं है, वो चीज़ नहीं कर पाता यहाँ पे। आई स्टिल लव इट द वे राइड एंड हैंडलिंग इज़ कैरेक्टराइज। मुझे कोई भी इशू जो है राइड हैंडलिंग में नहीं है। रही बात इंजन की, तो इंजन जो है वो फैंटास्टिक है, फैंटास्टिक इंजन है। आई थिंक ये बेस्ट 1.2 टर्बोचार्ज इंजन जो है वो कहा जाएगा, जिस हिसाब से ये काम करता है। मतलब अगर आप देखो तो यहाँ पे जो है सेकंड गियर में मैंने पिक किया है। हाँ, आवाज़ आने लग जाती है एक पॉइंट के बाद में। आई थिंक इट इज़ ओनली आफ्टर ऑलमोस्ट 3500-4000 आरपीएम मीटर जो है वो भी देख सकते हो। अभी जो है गाड़ी ये तो इकोनोमीटर है, आरपीएम मीटर अब लगा है नहीं, ऑलमोस्ट जो है, जी हाँ, 4000 क्रॉस करने के बाद में जो है आवाज़ आने लगती है। इट्स अ वेरी गुड इंजन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आई जस्ट लव द वे द कार इज़, जो मतलब इंजन और गियर बॉक्स वगैरह कॉम्बिनेशन रखा गया है। क्लच जो है वो लाइट है, गियर बॉक्स के थ्रोज जो है वो अच्छे हैं। मुझे यहाँ से यूटर्न लेना था। गियर बॉक्स के थ्रोज जो है वो अच्छे हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इस गाड़ी को जो है 100 पे क्रूज कर रहे हैं और अगर आपने 6 गियर में रखा है, तो द कार विल बी एट अराउंड 2200 समथिंग, 2000 आरपीएम मोस्ट लाइकली, 2000 राइट एट 2000 2050 आरपीएम जो है वहाँ पे गाड़ी होती है। और वो एक बहुत ही अच्छा स्वीट स्पॉट है जहाँ पे इंजन पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है। फ्यूल एफिशिएंसी में आपको 100 पे चलते चलते भी यू विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट ऑलमोस्ट 15 टू लेट्स से सम मे बी 15.5 kmpl, और उससे नीचे चलने पर यू विल ऑब्वियसली गेट 16 के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी आ जाएगी। काफ़ी अच्छा इंजन है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है। हाँ, कार में इन जनरल थोड़ा वाइब्रेशन है, ये IRVM फॉर सम रीज़न हमेशा हिलता रहता है। इस ड्राइवर सीट से बैठ के आपको कुछ चीज़ें जो है थोड़ी सी और लग सकती है कि AC जो है वो ऑटोमेटिक नहीं है, वो थोड़ी सी फील, इनफैक्ट ये चाबी जो मैंने लगाई ये भी थोड़ी सी बेसिक सी जो है यहाँ पे फील होने लग जाती है, वो कुछ चीज़ें हैं। बट आई एम वेरी थैंकफुल सिट्रोएन ने जो है ये सोचा कि भैया ये ORVM वगैरह जो है इसमें एडजस्टमेंट देना पड़ेगा, अनलाइक C3 जिसमें उन्होंने वो वाले दे दिए थे, तो उतनी ज़्यादा भी भयंकर कॉस्ट कटिंग उन्होंने नहीं की है। बट एक्चुअली दिस इज़ अ गुड कार टू ड्राइविंग वाले पार्ट में जो है ज़्यादा शिकायतें नहीं है, बट शिकायतें वाले पार्ट जो है उसमें एक चीज़ है,
वो एक चीज़ ये कि गाड़ी जो है, इसको सिट्रोएन का कहना है कि ये राइटली स्पेक्ड है, राइटली प्राइस नहीं, राइटली स्पेक्ड। इसका मतलब है कि हमने वो सारे ज़रूरी फ़ीचर दिए हैं जो कंज्यूमर को ज़रूरी लगते हैं, और वो सारे गैर ज़रूरी फ़ीचर जो हमने निकाल दिए हैं जो खामखा कॉस्ट बढ़ाते हैं। मेरे ख्याल से ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। ऐसे कई फीचर्स हैं जो कि एक्चुअली कंज्यूमर जो है जस्ट उस फीचर्स की वजह से गाड़ी खरीद लेता है। एलईडी लाइट, सनरूफ, क्रूज़ कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ढेर सारी चीज़ें। फिर कुछ और गिमिकी फीचर्स है आज की दौर में, जो कि जैसे कि वेंटिलेटेड सीट्स, एक्चुअली तो काम की चीज़ भी है। इलेक्ट्रिक सीट जो है खामखा गिमिकी चीज़ है, लेकिन लोग जो है उस पर एक्चुअली अपना बाइंग सेलिंग डिसीजन जो है, सेलिंग नहीं बाइंग डिसीजन जो है वो बना लेते हैं। तो ये फीचर जो है, इनमें से कुछ चीज़ें अगर दे दी जाती तो हाँ, कॉस्ट ज़रूर बढ़ जाती, बट थोड़ी बहुत जो है ब्रैगिंग राइट्स वहाँ पे सिट्रोएन के साथ में आ सकती है। हालांकि वो पूरी तरीके से गलत भी नहीं है जब वो ये बोलते हैं कि उन्होंने काम के जो है फीचर जो है वो यहाँ दे दिए गए हैं। जैसे कि गाड़ी में आपको जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं, आपको टच स्क्रीन मिल जाती है जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जो है वो मिल जाता है। एमआईडी जो है वो भी कलर्ड मिल जाती है, जो कि एक थोड़ा सा फील गुड फैक्टर जो है वहाँ पर बढ़ाता है। आर्म रेस्ट वगैरह जो है वो मल्टीपल जगह मिल जाती है। 7 सीटर में आपको ऊपर जो है एयर वेंट्स वगैरह जो है वो भी दे दिए जाते हैं, और गाड़ी में साथ ही में जो है डिसेंट, या एक्चुअली जिस तरीके से मैं बता रहा था कि काफ़ी अच्छी राइड और हैंडलिंग जो है वो ऑफर कर दी जाती है। तो गाड़ी तो पूरी है, बट फिर भी जो है वो ब्रैगिंग राइट्स, या आज के दौर में जो टेक सेवी जनता है उनके लिए कुछ कुछ चीज़ें डेफिनेटली मिसिंग है। उसके बाद में कई छोटी मोटी चीज़ें हैं जिस पर डेफिनेटली ध्यान दिया जाना चाहिए था। देखो, स्पेस के मामले में गाड़ी ठीक है। यहाँ पे आपको 2 बॉटल होल्डर, एक बड़ा स्पेस यहाँ, एक बड़ा स्पेस यहाँ दिया गया है, एक बड़ा सा आपके पास में ग्लो बॉक्स जो है वो यहाँ दिया गया है, बट चीज़ें जो है बाकी भी छोड़ी गई है। यहाँ पे ये जो सिल्वरिश फिनिश यहाँ दी गई है, इस पर डेफिनेटली एक कभी स्पेस जो है वो निकाला जा सकता था। जो यहाँ पे ड्राइवर के पास में आमतौर पे पकड़ के आप जिसमें दरवाज़ा बंद करते हो, कॉइन जिसमें रखने की आदत है, उसमें एक स्लोप दी गई है जिससे कॉइन्स जो है जब भी आप ब्रेक करते हो तो उड़ते हुए जो है आगे जा सकते हैं। उसके बाद में कई ऐसे टचेस जो हैं गाड़ी में हैं जो कि एक्चुअली आपको लगते हैं थोड़े से बेटर हो सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, ये गियर नॉब जो यहाँ पर दिया गया है, इस पर किसी तरीके का क्रोम या सिल्वर का कहीं इस्तेमाल किया जाता, थोड़ा सा बेटर फील इसमें आ सकती थी। आई डोंट इवन आस्क फॉर ए लेदर गियर नॉब, बट इसको थोड़ा सा जो है डेफिनेटली बेटर फिनिश में दिया जा सकता था। उसके बाद में गाड़ी में कई ऐसे हिस्से हैं जिसमें दिमाग लगाया गया है, जैसे कि ये पार्ट आपको जो है दिया गया है जिसमें आप केबल्स जो है वो टक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हिस्सा दिया गया है जिसमें आप एयर फ्रेशनर जो है वो यहाँ पे टक कर सकते हैं। कई ऐसी छोटी मोटी चीज़ों में ध्यान जरूर दिया तो गया है, बट उसके बावजूद जो है कई ऐसे रफ एजेस आपको मिल जाते हैं, जो कि करंटली आप देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ खुला हुआ है। एसी वेंट जो है इस कार का तो नहीं, पिछली कार का एसी वेंट जो है वो थोड़ा सा लूज़ है। तो ये चीज़ें हैं जो मैं लूज़ वाली चीज़ बता रहा हूँ, ये डेफिनेटली इम्प्रूव की जा सकती है एक टाइम के बाद में इनके प्रोडक्शन में। बट जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि इन चीज़ों का इस्तेमाल बेहतर हो सकता था, आई थिंक वो तो अब नेक्स्ट फेसलिफ्ट के साथ ही हमें जो है थोड़ा सा बेटर इस्तेमाल मिलेगा। बट कुछ और चीज़ें भी हैं फीचर्स के मामले में, जैसे कि किस 10 लाख से ऊपर की गाड़ी में आपने जो है ये वायर से जो है एडजस्ट होने वाला हेडलाइट सिस्टम देखा होगा। वायर मतलब एक लेजिट तार बंधा हुआ मैकेनिकल लिंक है इसके बीच में और हेडलाइट्स के बीच में, हेडलाइट लेवलिंग स्विच के बीच में, वो यहाँ पे देख पा रहे हो। उसके बाद में इस गाड़ी में जो है 1 टच डाउन स्विचेस जो हैं वो दिए गए हैं। सारी विंडोज़ जो है 1 टच डाउन होती है। हालांकि फ्रंट विंडोज़ का कंट्रोल यहाँ पे सेंटर, रियर विंडोज़ का कंट्रोल जो है सेंटर में दिया जाता है, बट आपको जो है ऊपर जब करना है तो वो जो है पूरा अंगुली लगा के ही होगी। ऐसा नहीं है कि मैं उम्मीद कर रहा था कि 1 टच अप होगा, लेकिन क्योंकि 1 टच डाउन अगर आपने दे ही दिया है, जब हो ही रहा है वो, तो 1 टच अप भी जो है वो दे देना चाहिए था। एक कंप्लीट पैकेज सा वो लगता। उसके बाद में ये जो आप देख पा रहे हैं, मेरी फेवरेट चीज़ जो मैं हर बार बोलता हूँ, एक्सटेंड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी फ्लिमजी है। भूल जाइए आपको किसी तरीके का टिकट होल्डर या किसी तरीके का कांच जो है इसके साथ में मिलता है। हाँ, पैसेंजर को ज़रूर वैनिटी मिरर मिलता है, बट इधर जो है कुछ भी नहीं मिलता है, और ऑब्वियसली ये काफ़ी सारी जगह जो है वो बाकी छोड़ देता है। इतनी जगह कि मैं इसमें देख पा रहा हूँ, आपको सूरज भी देख पाएगा आप। फिर उसके बाद में एक और कमी जो है इस गाड़ी के बारे में है, वो ये है कि इस गाड़ी के कोई वेरिएंट नहीं है। जहाँ पे मैं आपको पहले लुक्स में बोल रहा था कि सारी गाड़ियाँ जो है वो सेम से दिखेगी, लेकिन यहाँ पे जो है एक प्रॉब्लम है, वो ये कि इस गाड़ी में कोई भी वेरिएंट ना होना अपने आप में कई ऐसे बायर्स को जो है इस गाड़ी से दूर रखेगा जो कि शायद एक लो वेरिएंट की तलाश में हो। मैं अपनी प्राइस की उम्मीद बताता हूँ। मुझे लगता है ये गाड़ी जो है समवेयर अराउंड 13 लाख प्राइस की जाएगी इस वेरिएंट के साथ में। तो ये टेक्निकली सबसे सस्ता टॉप एंड वेरिएंट हो गया किसी भी इसके कंपटीशन में। मतलब क्रेटा का भी टॉप एंड महंगा है, सबका टॉप एंड जिससे महंगा। इनफैक्ट जो छोटी गाड़ियां हैं उसका भी टॉप एंड जो है ऑलमोस्ट 13 लाख तक आ जाता है। बट इस गाड़ी के साथ में जो है और ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है अगर इसके कुछ वेरिएंट जो है ना कुछ फीचर्स काट दिए जाते हैं। जैसे लेट्स से टच स्क्रीन के बिना एक वेरिएंट दे दिया जाता, या एक वेरिएंट दे दिया जाता जो कि ये 7 सीटर होता बट बिना AC वेंट के होता, या एक वेरिएंट दे दिया जाता जिसमें
कुछ भी नहीं होता, सादा स्टीयरिंग जो है वो होता और सिर्फ एक टैकोमीटर टाइप कुछ होती। अगर ऐसा कुछ किया जाता तो डेफिनेटली थोड़ी सी और एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती। बट आई एम श्योर सिट्रोएन ने अपनी रिसर्च की है और अनलाइक जो अब तक उनकी रिसर्च थोड़ी सी गड़बड़ डायरेक्शन में जा रही थी क्योंकि वो सेल्स नहीं ला पा रही थी, अब उनको सेल्स मिल जाए। प्रोडक्ट में बुराई नहीं है, किसके लिए प्रोडक्ट वो मैं आपको बताता हूँ। उन लोगों को जिनको मतलब है एक अच्छे इंजन, अच्छे गियर बॉक्स जो कि रेगुलर हाईवे रन, रेगुलर ख़राब सड़कों पे चलते हैं, जहाँ पे उनको एक अच्छी राइड क्वालिटी वाली गाड़ी चाहिए, जिनको फीचर से ज़्यादा मतलब नहीं है। जो अगर क्रेटा, सेल्टॉस, हाई राइडर, टाइगन ये गाड़ियाँ ले रहे थे तो उसका भी बेस वेरिएंट की तरफ वो जा रहे थे क्योंकि उनको लग रहा है हमें ज़्यादा फीचर्स वगैरह नहीं चाहिए। उन लोगों के लिए एक बेटर ऑल्टरनेट है। कहने को ये टॉप एंड है बट स्टिल उतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, स्पेस इसमें दिया गया है, मैकेनिकली काफ़ी साउंड गाड़ी है यहाँ पे रही है। लेकिन ये गाड़ी उन लोगों के बिल्कुल काम की नहीं है जिन लोगों को फिनिशिंग चाहिए, जिन लोगों को लोहा जो है उसकी क्वालिटी चाहिए फोक्सवैगन वाली, या जिन लोगों को प्लास्टिक और ओवरऑल फीचर्स में सोफिस्टिकेशन या क्वालिटी जो है ह्युंडई वाली चाहिए। उन लोगों के लिए ये जो गाड़ी है ऐसा कुछ काम की नहीं है। या उन लोगों को जिनको फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए हाई राइडर हाइब्रिड वाली, उन लोगों के लिए ये गाड़ी जो है डेफिनेटली नहीं है। मेरे ख्याल से सिट्रोएन जो है वहाँ पे नहीं, यहाँ पे मतलब इस गाड़ी के साथ में वो वाली स्ट्रैटेजी पे जा रहा है जिस स्ट्रैटेजी पे रेनो गया था। याद है रेनो काइगर आपको? रेनो काइगर उन सारी मिनी एसयूवी से लड़ तो रही थी बट सबसे सस्ती थी। कई जगह पे सब स्टैंडर्ड पार्ट्स उन्होंने यूज़ किए थे, मैकेनिकल्स उनके घटिया हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सेल कर रहे थे। यहाँ पे सिट्रोएन ने रेनो काइगर या रेनो की स्ट्रैटेजी के ऊपर सिर्फ मैकेनिकल से सुधारे हैं, फीचर्स उनके अभी भी कम है, ओवरऑल उतनी सोफिस्टिकेशन जो है वो प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह में वो नहीं रही है। तो आई थिंक थोड़ा सा स्टेप बेटर उन्होंने काम रेनो से किया है, बट उनकी स्ट्रैटेजी यही है कि जिन लोगों के पास में पैसा नहीं है एक प्रॉपर क्रेटा साइज़ गाड़ी खरीदने के लिए, उनको फिर भी एक गाड़ी जो है वो ऑफर कर दी जाए और देखते हैं वो लेते हैं या नहीं लेते हैं। भैया जनता बताएगी लेते हैं या नहीं लेते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, पसंद लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो को दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।